एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने तब किया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, यानी कि 1915 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर और उसका मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा जो केमिकल स्टडी भी था सेल मेम्ब्रेन का, वो भी हम लोगों ने तभी किया। और केमिकल स्टडी भी हमने जिस सेल के ऊपर किया था वो था ह्यूमन ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। और साइंटिस्ट ने तब जा कर के बताया जब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, और वो भी उन लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था आरबीसी का। इसके अलावा ये सारी स्टडी में सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसमें दो चीज़ें होती हैं, लिपिड और प्रोटीन। जो मेजर होता है वो लिपिड होता है, लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है जो कि बाइलेयर फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो लिपिड होता है वो अरेंज होता है, उसका जो हेड होता है पोलर हेड वो आउटसाइड होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, और जो पोलर मतलब उसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो आउटसाइड होता है, और हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो इनसाइड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका टेल होता है उसको नॉन पोलर बोलते हैं। वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। ठीक है, जिसको एक्वस एनवायरनमेंट से मतलब लव होता है, इसलिए वो मतलब डर होता है, इसलिए वो इनसाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये चीज़ भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आने के बाद पता लगा। इसके अलावा बाद में हम लोगों ने ये जाना है कि जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो पता चला कि जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। लेकिन जो ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी होता है एरिथ्रोसाइट्स, उसके अंदर ये उल्टा होता है। ज़्यादातर सेल्स में क्या होता है कि लिपिड ज़्यादा रहेगा, प्रोटीन कम होता है। लेकिन जो ह्यूमन आरबीसी है उसमें उल्टा होता है, मतलब कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और उसमें लिपिड कम होता है, यानी कि 52:40 का रेशियो होता है। ठीक है, इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इंटीग्रल है, दूसरा पेरीफेरल है। जो पेरीफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो या तो फुल्ली या फिर पार्शियली ब्यूरिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और यही था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद हमको पता लगा। ये देखो लिपिड बाइलेयर है, और इसके अंदर ये कहीं कहीं पे ये प्रोटीन है जो कि इंटीग्रल है, तो कहीं पे ये देखो कोलेस्ट्रॉल है, पेरीफेरल प्रोटीन है, शुगर है, ईटीसी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा एक और चीज़ था कि ये जो मॉडल आपको मिला देखने के लिए, ये किसने दिया था, तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। इसी को हम लोग क्योशी नेचर ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि लिपिड इस तरह से रहता है और बीच में कहीं कहीं पे, जैसे ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे है, तो ये प्रोटीन इस लिपिड के मतलब समुद्र है, उसमें लिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरता रहता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वाशी नेचर ऑफ फ्लूइड जो है उसके अंदर प्रोटीन मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, और इसी को हम लोग फ्लूइडिटी भी बोलते हैं, ये टर्म याद रखना है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की वजह से सेल का फंक्शन डिफाइन होता है। जैसे उसका सेल ग्रोथ हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इंटरसेलुलर जंक्शन हुआ, सेक्रीशन हुआ, ये सारी चीज़ें उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिसाइड होती हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही इसका मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि कुछ को वो पास करेगा, कुछ को नहीं करेगा। इसके अलावा मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्रीफली मॉलिक्यूल मूव करते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, माने कि पैसिव मूव में। देखो, तुमने एक्टिव और पैसिव का नाम सुना होगा, दोनों में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क बस इतना होता है कि एक्टिव वो है जिसके अंदर एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़े। अगर एक्टिवली पैसिवली जा रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर पैसिवली जा रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्टिवली जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मूव करते हैं, जिसको हम लोग पैसिव मूवमेंट या पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और बहुत सारे जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, कैसे करते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे करते हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इसके अलावा वाटर में ऑल्सो वाटर भी मूव करता है इस मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसके अलावा एज द पोलर मॉलिक्यूल, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते हैं नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर से। उसके लिए या तो कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो फैसिलिटेट करेगा, या फिर कुछ आयन ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट तो करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी उसको हम लोग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और यानी कि एटीपी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बिना किसी एनर्जी के पास कर जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसको पास करने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी लगता है। तो ये वाला हो जाएगा सिंपल डिफ्यूज़न, ये वाला हो जाएगा फैसिलिटेड, और ये वाला हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।